तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 2024 के इस चुनावी दंगल में। तो लगातार कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 93 सीटों पर मतदान चल रहा है सुबह से 7 बजे से। ऐसे में प्रतिशत भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कौन कौन मतदान कर चुका है, किन बड़े शहरों ने मतदान किया है, ये भी हम आपको समय समय पर अपडेट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता हर एक सीट से जुड़ रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे में चर्चा भी लगातार बनी हुई है, मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले नीरज जी आप ही के पास आती हूँ। गुजरात की क्योंकि बात चल रही थी, कमल जी बता रहे थे जिस तरीके से उन्होंने अच्छे से व्याख्या वहां की, तो ऐसे में बीजेपी उसको अपना गढ़ बताती है, सभी सीटें लेती हुई जा रही है। तो क्या इस बार सेंधमारी करेंगे, इतनी तैयारी है आपकी? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है नीरज जी? हाँ जी मैडम, बताइए मैडम, सुना नहीं, बताइए। सवाल मेरा ये है कि कमल जी ने अच्छे से बताया गुजरात का आंकड़ा क्या है। बीजेपी कहती है हमारा गढ़ है गुजरात, घुसने नहीं देंगे किसी को। तो क्या इस बार सेंधमारी कांग्रेस करेगी? क्योंकि 25 सीटों पर मतदान चल रहा है सुबह से। ये सिर्फ मुद्दों की राजनीति तो करते नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करते हैं मैडम। देखिए जनता पे तो आप बताइए ना, चलिए अगर मुद्दों की राजनीति करते हैं तो क्या इस बार सेंधमारी कर पाएंगे गुजरात में? बिल्कुल सेंधमारी बढ़ेंगे, हमारी सीटें पहले से बढ़ेंगी। कितनी सीटें ला पाएंगे? देखो ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कहना तो गलत होगा। ये तो जनता पे, जनता मालिक है, जनता जो भी आशीर्वाद देगी उसे हम अपनाएंगे खुशी से। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि ये संभव है ही नहीं। चलो बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है, बीजेपी तो नारा कल अगली बार देखती है 537 पार। ये तो ये इलेक्शन संविधान का इलेक्शन है, संविधान को बचाने का इलेक्शन है। ये सपने देख रहे हैं मैडम। मैं इनके जो बीजेपी प्रवक्ता को साथियों ध्यान दो ना, ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं इनको ध्यान दिला दूं, जिस मोबाइल पे डिबेट कर रहे हैं ना, ये भी कांग्रेस की देन है, इनको ध्यान करा दूं। और जिसके कारण चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया वो संविधान कांग्रेस की देन है। ये बार बार कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं है, कांग्रेस ने कुछ किया है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो एम्स पूरे वर्ल्ड की शान है, बार बार से लोग आते हैं, पूरे इनके अधिकतर नेता इलाज उसमें कराता है, वो भी कांग्रेस की देन है। अगर मैं कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाने लग जाऊंगा ना तो पूरी थीसिस लग जाएगी, पूरी बुक लिखे जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा मुद्दे पर चुनाव लड़े। देखो हमको तो समझ में आते हैं, हमको मुद्दे आपके समझ में आते हैं, लेकिन वो मुद्दे जनता को समझ में आने चाहिए। उनको समझ में आएंगे तभी वो आपको चुनेंगे। पीछे बोलना शुरू हो गए, बीच में बोलना शुरू। शर्मा जी थोड़ा सा रुकिए। नीरज जी से मेरा सवाल है, मैंने ये बोला कि हमें तो समझ में आ रहे हैं आपके मुद्दे, लेकिन ये मुद्दे जरूरी हैं कि हमसे ज्यादा जनता को समझ आए, क्योंकि अंततः फैसला उन्हीं के हाथ में है, वही आपको मत देंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जनता इस बार समझेगी। अगर जनता को बेरोजगारी में जीना है, महंगाई में जीना है, ये जनता तय करेगी। अगर जनता को कुशासन से छुटकारा चाहिए तो नेचुरल वो चेंज करेगी, हमें वोट देगी, इंडिया गठबंधन तो आएगी। अगर जनता को इसमें रहना है तो बीजेपी के चुने, मोस्ट वेलकम। हम तो अपने मुद्दे उठाते रहेंगे, जिंदगी में लड़ाई करते रहेंगे, परिवर्तन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से सड़कों पर उतरी है, चाहे किसी भी खिलाफ उतरी है, हम उतरते रहेंगे, अपना संगठन करते रहेंगे। चलो ठीक है। यूपी बिहार एक सीटों पर हैं आप, उधर कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं इस बार? गठबंधन के साथ ही है, हम एक ही बात है। आप मैं ये नहीं कह सकता यूपी की बात करने, बिहार की बात करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, खाली कांग्रेस पार्टी एक चुनाव नहीं लड़ रही, तो मिलकर हम इनका सामना करेंगे। जब हमने गौरव से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे? जब उनको हमने देश से भगा दिया तो ये चीज क्या है? इनको अहंकार इतना मारेगा, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये चीज क्या है? और दूसरे में बीजेपी प्रवक्ता को साथियों को याद करा दूं, अरे हमने तो 60 साल शासन किया है, 60 साल बाद भी हम जिंदा हैं। हमें कांग्रेस अभी भी चिंता है, कांग्रेस एक विचारधारा है, लोगों के मन में शर्मा जी आप ही के पास आओगे। शर्मा जी थोड़ा सा धीरे धीरे, अगर आप जितना लंबा शासन हमारे कर जाओगे ना, आप तो इतिहास बन जाओगे, आप इतिहास बन जाओगे महाराज। आप जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखते हो ना, आपको सवेरे सपना टूट जाता है और आपको बड़ी दुख होता है। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस के नेताओं को लेने वाले गुरेज नहीं करते, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए, पहली बात तो एक पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये चीज जैसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर ना करें। मैंने पता नहीं सीख के आते हैं करते हैं बीच में बोलना होता है। ठीक है रोकूंगी, दोनों को रोकूंगी, आप एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। अभिता जी कुछ कहना चाह रही थी, अभिता जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, आपने एक बात बोली, एक प्रश्न आपने इससे पूछा भी था कि आचार संहिता, एक और चीज से उल्लंघन हो रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा नफरती भाषण खुद प्रधानमंत्री जी मंच से दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बात करी, उन्होंने मंगलसूत्र के ऊपर बात करी, या फिर वो बाजरा या जू आपकी भैंसे ले जाएंगे इस तरह से, और ऊपर से सबसे बड़ी बात कि मंदिर के ऊपर बात करी, जो कि हम भी, आपको भी पता है कि संविधान के हिसाब से इस तरीके से अगर वोट की अपील की जाती है, जो कि पूरा गलत है आचार संहिता। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं ना, ये हमारे प्रधानमंत्री के जो दो मुख्य रूप से काम गिनवाते हैं कि
देखिए, हमारी भी आस्था है, हम भी काम करते हैं। हमारे खुद अरविंद केजरीवाल जी बड़े बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री कराते हैं, पर हम लोगों की सेवा काम करने के उद्देश्य से करते हैं, ठीक है। बट लेकिन उसमें क्या लोगों को उससे क्या फायदा हुआ, उस तरीके से उनको कैसे वो सक्षम हुए या बड़े बुजुर्ग कैसे मजबूत हुए, तो उस तरीके की बात आती है। ये जो बात करते हैं ये अंधभक्ति की बात करते हैं, ये लोगों को बरगलाने की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने राम मंदिर का जो निर्माण हुआ, इन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा वो अर्ध निर्मित मंदिर की हुई, जिसमें हमारे देश के पूरे सबसे बड़े जो आचार्य है वो भी उसके पक्ष में नहीं थे, और ये सिर्फ इसलिए कराया गया ताकि ये चुनावी लाभ ले सके। तो हमें आपत्ति होती है। देखिए, हम खुद भी इसमें आस्था है हमारी, तो हम इन चीजों पे विश्वास करते हैं हमारी, लेकिन ये हमारी आस्थाओं या धर्म के साथ ऐसे राजनीतिकरण करते तो उससे आपत्ति है, एक चीज, क्योंकि ऐसी चीजों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने 370 के ऊपर वोट मांगी। 370 के ऊपर वोट मांगने वाले जिस कश्मीर में ये हटाने की बात कर रहे हैं कि 370 इस बार, 370 इस बार, वहां से ये इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, ठीक है। तो ये दो काम भी इनके नहीं है। इसके अलावा इन्होंने आज तक कोई काम की बात करी ही नहीं है। तो और दूसरा सबसे बड़ा एक हमें चिंता का विषय इस इलेक्शन में सबसे बड़ा ये है कि एक तो जैसे जब पहले चरण का चुनाव हुए तो वहां पे चुनाव का बहिष्कार किया गया, कई जगह ईवीएम को भी जलाया गया, और कुछ जगह ऐसी प्रॉब्लम या समस्याएं आई जहां पे पुराने मतदाता जो कि हर बार वोट देते थे, उनका जो मतदाता की सूची है उससे नाम ही गायब था। अच्छा, और दूसरे चरण में ऐसी समस्याएं आई कि जहां पर इन्हें पता था कि इनकी सत्ता डूब रही है, यहाँ पे इन्हें वोट नहीं आ सकते, दूसरे विपक्ष के नेताओं की ज्यादा वोटिंग हो रही है, भले वो कांग्रेस हो, एसपी हो, कहीं से भी हो, तो ये क्या कर रहे थे, वहां पर जानबूझकर जो चुनाव प्रक्रिया है उसको बहुत स्लो कर रहे थे। वहां पे ये वोट डाले ताकि जो मतदाता है वो लाइन में खड़ा होकर परेशान होकर चला ही जाए। तो मतलब ये इस तरीके की, देखिए, इनकी जो 400 पार की नीति है, 400 पार जो ये लाना चाह रहे हैं, वो 400 पार इनकी झूठ पर टिकी हुई है। इनको ये जो छलावे कहते हैं, ये धोखेबाज कहते हैं, इन्होंने जैसे विश्वास तोड़ा है, इसीलिए मतदान कम हो रहे हैं। पहले चरण और दूसरे चरण में 66%, जो कि खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा है 2019 के मुकाबले में 3 से 4%। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी जिस तरीके की अभी आ रही है, जितनी डाटा वो रिलीज कर रहे हैं वो भी लेट कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा सिचुएशन में प्रॉब्लम तो आ रही है। बट मुख्य तौर से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनता बीजेपी नहीं चाहती, और इस बार विपक्ष पार्टी से के भले इस बार ये जो चुनाव है वो निश्चित रूप से बीजेपी वर्सेस जनता हो रखा है, क्योंकि जिस तरीके से हम खुद भी जमीनी स्तर पर जब प्रचार में, मैं अब आज भी कुरुक्षेत्र में हूँ और अभी इवनिंग में प्रचार के लिए जाऊंगी, तो लोग सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि हमें बीजेपी को हटाना है। मतलब आप ये सोचिए कि आज उनके लिए सबसे बड़ा वो काम के ऊपर वोट, मतलब वो ये नहीं कह रहे कि हमें बेरोजगारी, अब उनके दिमाग में ये हो गया कि हमें बीजेपी को हटाना, नहीं तो ये तो हमारे बच्चों को खत्म कर देगी। देखिए, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग बड़े आराम से हम कहते हैं कि भूखे पेट ना भजन भी नहीं होते, राम का नाम भी नहीं लिया जा सकता। तो आज जो हम 80 करोड़ लोगों को ये अनाज दे रहे, भूखे हैं, तो कैसे भगवान का नाम ले लेंगे? लोग मर रहे हैं, उनको पता है कि आगे चुनाव नहीं होंगे। सूरत इंदौर का हमने देख लिया इलेक्शन, अरुणाचल प्रदेश में 10 सीटों पर देख लिया, जैसे निर्विरोध जो बात बताइए ना, चलिए ठीक है, ये तो आपने बता दिया, ये तो आपने बता दिया। चलो 4 ऐसी बड़ी बातें बताइए, 4 ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी को ये लगता हो कि अगर हम आते हैं हम ये करके दिखाएंगे। ये 4 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहला हम ये काम जो हमने एक कैंपेन भी किया हुआ है कि जुल्म का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, यानी संविधान को बचाने की बात है, ठीक है। हम बीजेपी के बिल्कुल इसमें सबसे पहले तो हम संविधान को सुरक्षित और उसको बचाने का प्रयास। दूसरा, इस देश में बीजेपी को हटाने के बाद शिक्षा, क्योंकि देखिए, आप
पूर्ण रूप से जानते हैं कि बीजेपी केरल में आज तक एक भी सीट नहीं जीत पाई। जो भी राज्य या देश शिक्षित है तो ऐसी बीजेपी जैसी जो संकीर्ण सोच रखने वाली पार्टी वहां कभी भी सीट हासिल नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहली चीज करेंगे शिक्षित। हम अंधभक्ति में विश्वास नहीं रखते, हम लोगों को शिक्षित करेंगे ताकि वो चुनाव कर सके, अपने आप से निर्णय ले सके और आगे भविष्य में अच्छी सरकारों और देश को नंबर 1 बनाने वाली सरकारों का चुनाव करें। तो सबसे पहले दूसरा चीज है हम शिक्षित करेंगे। तीसरी चीज हम करेंगे कि लोगों को सबसे ज्यादा देखिए, जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं, मानव संसाधन की बात करते हैं, मानव संसाधन अच्छा यूटिलाइज तभी हो सकता है, प्रयोग में लाया जा सकता है जब वो स्वस्थ हो। तो इसलिए हम स्वास्थ्य की चीजों को मजबूत करेंगे। चौथी चीज हम ये करेंगे कि जो बिजली है उसको न्यूनतम जो 200 या 300 राज्य के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उनको फ्री। तो ये बेसिक जो सुविधाएं हैं ये लोगों को दे करके फ्री कर करके फिर जो युवक है या जो नागरिक है उसको मजबूत करके ताकि वो अपने लिए खुद ये इंडिपेंडेंट बन सके और वो बेरोजगार से मुक्त हो सके। फिर जब वो बेरोजगारी से मुक्त होगा, देश में इकोनॉमिक सिस्टम इंप्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, उसके बाद देश को नंबर 1 बनाया जाए। और इसी श्रेणी में जो सबसे बड़ी चीज है, एक महिलाओं के लिए जैसे उन्होंने बस फ्री की, तो एक चीज मुझे ये लगती है कि जो आज बीजेपी ने किया है कि आज महिलाएं इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, भले को कोई भी स्कैंडल हो, उनका ब्रिटिशभूषण हो, जिस तरीके से प्रज्वल रवेला, आपको सोचेगा कि एक कर्नाटक जैसे शहर में एक ऐसा सांसद जिसको पीठ आ रहे हैं अधिकारियों का खराब है। आपने मौलवियों की तनख्वाह बांध दी, पुजारियों ने, ग्रंथियों ने क्या कसूर किया है? आप ही के पास आ रही हूँ। ठीक है, आप ले बेटा केजरीवाल को। अबिता जी आपके पास लौटूंगी, थोड़ा सा समय की भी पाबंदी है। ठीक है, पहले छोटा सा जवाब शर्मा जी आप अपना दे दीजिए, उसके बाद कमल जी आपके पास आऊंगी। शर्मा जी अपना जवाब दीजिए। देखो ये भाई मेरा कांग्रेस का प्रवक्ता बार बार ये कह रहा था ना 60 साल में हमने ये किया, 60 साल में वो किया। मैं इनको 60 साल का कारनामा दिखाता हूँ। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड का मतलब समझते हैं ज्योति जी? वक्फ बोर्ड आपके घर पर भी ये कह देगा ना ये जमीन हमारी है, वो जमीन उसको देनी पड़ेगी इन एनी कॉस्ट में। ये कर्नाटका में ऐसा है जहाँ मंदिर है, जहाँ पे आसपास में कोई मुसलमान का घर भी है, घर नहीं है। वक्फ बोर्ड ने वो पूरा गांव का गांव और मंदिर भी वक्फ बोर्ड के अंडर ले लिया। ये वक्फ बोर्ड की जबकि जरूरत भी नहीं थी। ये पाकिस्तान में कोई ऐसा हिंदू बोर्ड बना हुआ है क्या? बांग्लादेश में कोई हिंदू बोर्ड बना हुआ है क्या? और ये बार बार ये कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था भाई क्या नाम है बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी तो कांग्रेस की देन है। आप उस टाइम में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाते, हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ती। एक विशेष धर्म की तो आपने जनसंख्या बढ़ा दी, मुसलमानों की तो जनसंख्या बढ़ा दी। उस टाइम में देश का बंटवारा हुआ, मुसलमान कितना % थे, आज कितना % है? पाकिस्तान में कितना % हिंदू थे, आज कितना % है? बांग्लादेश में हिंदू कितना % थे, आज कितना % है? हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ मुसलमान कितना % थे, आज कितना % है? क्यों नहीं जनसंख्या नियंत्रण बिल लाए? किसने रोका था? मेन कारण तो यह है बेरोजगारी का। दूसरा समान नागरिक संहिता, यह कानून सबके लिए बराबर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ये ऐसा कानून क्यों बनाया? मुसलमान के लिए तो अलग कानून, वो 4 शादी कर सकता है। हिंदू के लिए अलग कानून, वो एक शादी भी एक शादी से दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो मर्जी जितने बच्चे पैदा कर सकता है। हिंदू 2-3 बच्चे से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ा, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। इनसे पूछिए, प्रवक्ता आ गया, नया प्रवक्ता बैठा अभी, इनसे पूछिए जनसंख्या नियंत्रण बिल क्यों नहीं लाए, समान नागरिक संहिता बिल क्यों नहीं लाए? ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस का डूब। शर्मा जी रोकूंगी आपको, यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसके बाद लौटूंगी आपके पास। तो मत प्रतिशत को लेकर के एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज एक बार सामने आ गया। असम में 11 बजे तक 27.34% वोटिंग हो चुकी है। बिहार में 11 बजे तक 24.41% वोटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 11 बजे तक 29.90% वोटिंग हो चुकी है, यानी मतदान हो चुका है। वहीं आगे बढ़ते हैं गोवा की तरफ, तो गोवा में 2 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह से 30.94% वोटिंग
हो चुकी है, यानी इतना प्रतिशत मतदान हो चुका है। गुजरात की अगर बात करें तो आज सभी सीटों पर है, एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता था, लेकिन 25 सीटों पर जो मतदान सुबह से चल रहा है उसमें मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो 24.48% है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में 30.21% वोटिंग हुई है और महाराष्ट्र में अभी तक यानी 11 बजे तक 18.18% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की जहां बात करते हैं 10 सीटों पर मतदान चल रहा है। सुबह से प्रत्याशी जो हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए आज मैदान में उतरे हैं और वहीं मत प्रतिशत की अगर हम जहां पर बात करते हैं तो 26.12% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की बात अगर कर लेते हैं तो 11 बजे तक 32.82% वोटिंग हुई है। दमन और दीव की बात करें तो 24.69% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। तो बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, 93 सीटों की एक सीट की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मत प्रतिशत सामने आ गया और 11 बजे तक का मत प्रतिशत आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जहां पर मत प्रतिशत जो है लगातार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समय के साथ ही दो जगह ऐसे हैं जिसमें हम बात करते हैं गोवा की और दूसरा मध्य प्रदेश की। यहां पर मत प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है, यानी ज्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में अभी तक सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हो चुका है 32.82%। तो लगातार मत का प्रतिशत जो है वो बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। तो दिन भर लगातार कवरेज जारी है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हो। इसी बीच मेहमान भी हमारे साथ बने हुए चर्चा में, इसी के साथ ही एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, केवल ढेंगरे जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए अब सवाल आप ही से ले लेती हूँ, लंबी डिबेट हमारी ये चल रही है। बीजेपी का कहना है कि डूबता हुआ जहाज है कांग्रेस, कुछ नहीं हो सकता। अगर बात करें परफॉर्मेंस की, वो तो आप ही बता सकते हैं कि कैसा आपका प्रदर्शन चल रहा है, कितना लोग आपके पक्ष में है या कैसा आप लोग फील्ड में जाकर के देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो एक का आंकड़ा है, यूपी में एक, बिहार में एक, तो इसको क्या बढ़ाएंगे इस बार? देखिए, पूरे इंडिया गठबंधन जो है वो पूरी सीटों पे लड़ रहा है और हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि बीजेपी मुद्दों से हार रही है। आप ये देखिए, जितने जुमले 10 साल चलाने थे मोदी जी ने वो चला लिए। आज देखिए 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने थे जनता को, जो कि नहीं मिले। 20 करोड़ रोजगार कहाँ है वो नहीं मालूम। 15-15 लाख रुपए जो हैं लोगों के खाते में आने थे वो नहीं मालूम कहाँ गए। 100 स्मार्ट सिटियां बननी थी वो पता नहीं कहाँ गई। बुलेट ट्रेन जो है वो आनी थी हमारे भारत में, वो पता नहीं कहाँ है। हमारे देश के अच्छे दिन पता नहीं कहाँ गए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी थी वो पता नहीं कहाँ है। ये सिर्फ जुमलों की बारिश करते हैं, जुमलों का काम करते हैं। आज हमारे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ कर्जा था, जो आज की 205 लाख करोड़ कर्जा हो चुका। आप ये देखिए, इन्होंने करा क्या, इन्होंने बोला क्या और इन्होंने करा क्या। देखिए, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है देश के अंदर, उससे आम जनता बड़ी त्रस्त है और इनको चलता करने के लिए तैयार बैठी है। इनके माइंड में सिर्फ 2, 4, 5 नाम है, मैं आपको गिनवा देता हूं। या ये पाकिस्तान की बात करेंगे, राम नाम से एलर्जी है, भगवान श्री कृष्ण से एलर्जी है, राम मंदिर से आपको एलर्जी है। शर्मा जी एक बार सुन लीजिए, आप ही के पास आऊंगी, आप ही के पास आऊंगी, इस बार समय आपको दिया जाएगा। एक बार सुन लीजिए, 2 लोग साथ बोलेंगे तो कोई सुन ही नहीं पाएगा आपको। देखिए, इनको इनके वर्ड में से आप सारे, मैं जो नाम बोल रहा हूं ना वही निकलेंगे। ये कभी राम का नाम लेंगे, कभी हमारे भगवानों का, कृष्ण जी का नाम लेंगे, कभी पाकिस्तान का नाम। भगवान का नाम लेना तो अच्छी बात है, लेकिन बुराई कैसी है? अच्छी बात है, लेना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसके सिवा इनके पास और कुछ नहीं है। आप सुनिए, इसके सिवा जो मैं वर्ड का नाम ले रहा हूँ, इन वर्ड्स के सिवाय इनके पास और कोई काम नहीं। जनता ने क्या इनको इस काम के लिए ही चुना है। जनता ने इनको चुना था, जो इन्होंने वायदे किए थे अच्छे दिन भारत के आएंगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे। इन्होंने कहा था 20 करोड़ रोजगार हर 10 साल में देंगे, उसके बारे में 1 मिनट भाई, 1 मिनट चलिए ठीक। जो 20 करोड़ रोजगार देने थे उसके बारे में क्या बोलेंगे। इन्होंने 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालने थे, उसके बारे में क्या बोलेंगे। 100 स्मार्ट सिटियां हमारे देश में मिलनी थी, उसके बारे में क्या बोलेंगे। इनसे पूछे ना, अच्छे दिन कहाँ है, वो कहाँ है, वो बताए ना। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या करती है, बुलेट ट्रेन भारत को मिल गई है। अभी तो महंगाई के अंदर इन्होंने 35 रुपए का पेट्रोल देना था। मैंने बात की कि आपके मुद्दे, आपकी परफॉर्मेंस एक सीट से ऊपर बढ़ेंगे। क्या देश की जनता को मिल रहा है?
क्या आप कह रहे हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। 400 रुपए का सिलेंडर सस्ता करने के लिए हो गया। ये तो जुमले तो आपका कहने का मतलब है कि आप आएंगे तो आप ये सब कुछ करेंगे, है ना? यही कह रहे हैं आप? नहीं, हम सुनिए, हमने नहीं वायदा किया, ये इन्होंने वायदे किए थे। नहीं, तो हमारे वायदे थे। आप जो कमियां गिना रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने, तो आप ये कह रहे हैं ना कि इन्होंने तो नहीं किया, हम आएंगे तो हम करेंगे। हाँ, हम आएंगे, मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। हम आएंगे जाति जनगणना कराएंगे, जो गरीब महिलाएं हैं उनको ऊपर उठाने के लिए 1 लाख रुपए साल जो है उनको देंगे। हम आएंगे तो क्या करेंगे? ओपीएस लागू करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हम आएंगे उसको सस्ते भाव में से लेंगे तो क्या करेंगे? करते नहीं। अरे भाई रुक जाओ, चलिए रुकिए, हम आएंगे तो आपको योजना जो शुरू की है ना इन्होंने, इसको बंद कर देंगे और दोबारा से फौज की भर्ती शुरू करेंगे। अच्छा, हम आएंगे तो जो हमारे लोगों की जमीन में सस्ते भाव में लोग सुन लीजिए, प्लीज आपके रिक्वेस्ट एक बार सुन लीजिए बीच में। अरे भाई एक मिनट, आपको किसी ने ऐसे मुंह में बातें डाल के छोड़ रखा है क्या? आप अपनी बारे में बोले ना। आप 60 साल आपको ढो तो लिया। नहीं, आप अपनी बारे में बोले। चलिए रुकिए, दोनों को रोक रहे हैं क्या? आपको कोई दिक्कत है क्या? शर्मा जी थोड़ा सा रुकिए, बिजला जी जल्दी से अपनी बात 10 सेकंड में खत्म कीजिए, उसके बाद कमल जी के पास जाइए, उसके बाद कमल जी के पास जाइए। आपको किसी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे? शर्मा जी आपके पास हम करा देंगे, आपके तहसील वाले नहीं कराएंगे, हम कराते हैं आपका ठीक इलाज। है, आप समय यहाँ पर दीजिएगा ना जवाब। बीच में बोलते हो, समझदारी रखो, पढ़े लिखे हो गए मेरे ख्याल 10 सेकंड, ठीक है डीगरा जी, उनको बाद में समझाइएगा, आप अपने सवाल का जवाब दीजिए आपको। 10 सेकंड आपके पास है। 5-10 क्लासें पढ़ी होंगी, इनको पूछो तो सही कैसे करते हैं क्या? नहीं, उनसे बात पूछने के पहले अभी आपसे पूछ रहे, फिर आपका नंबर चला जाएगा, फिर आप शिकायत करने लगेंगे, आपको समय नहीं दिया। ये कोई सभ्यता है क्या? जवाब दे रहा हूँ। कोई डिबेट होती है क्या ऐसे? तरीका सीखो कोई, थोड़ी सी शर्म। ठीक है, अग्निवीर पर पहुंचे थे, आगे जल्दी से मुद्दे बताइए जल्दी से। थोड़ी सी शर्म तो सीखो। चलिए ठीक है, दोनों को रोक रहे हैं। कमल जी आपसे मेरा सवाल, ठीक है, दोनों को म्यूट कर दीजिए। कमल जी, सवाल मेरा आपसे ये है, इससे पहले एक बड़ी बात लगातार विपक्ष की तरफ से उठाई जाती है कि नफरती भाषण दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी भी यही कहती है कि भाई अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ये लोगों को मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये नफरती भाषणों पर क्या आप देख पाते हैं कि सच में नफरती भाषण चल रहे हैं, कोई कह रहा है, या फिर क्या देख पाते हैं ये सिर्फ आरोप तक ही सीमित है? क्या इसका जनता पे असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति के अंदर ये ओछापन देखने को मिल रहा है पिछले एक दौर से, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल तो जरूर है, होना चाहिए। क्योंकि बहुत से नेता एक दूसरे कटाक्ष करते हैं, बयानबाजियां हमने सुनी, धर्म जाति की बातें भी हमने सुनी, हमने हिंदू मुसलमान की बात सुनी, हमने बहुत सी बातें सुनी। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। हमें नहीं, जनता को नहीं, इन राजनीतिक लोगों को भी अपने आप में सुधार की अब जरूरत है। क्योंकि पुराना धड़ा चला आ रहा था कि राजनीति कहीं ना कहीं कास्ट को लेके होती थी, कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को लेके होती थी, तो कहीं ना कहीं अपनी पैठ को लेके होती थी कि मैं बड़ा देता हूँ, मेरे पीछे ये तमाम लोग हैं, इसलिए मैं बड़ा हूँ और मुझे आगे रखा जाए। तो मुझे लगता है कि आज मुद्दों की बात होनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा था, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार में जो नौकरियां थी उसका प्राइवेटीकरण बहुत ज्यादा हुआ। एसकेआरएम की कौशल विभाग की नौकरियां कर दी गई, और जैसे ये वाली चीजें थी, मैंने देखा कि अपना 4 साल जो क्रांतिवीर क्या नाम का, तो बहुत सी चीजें हैं, इससे सुधार की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि अब नेताओं को भी चाहिए कि बढ़िया तरीके से वो राजनीति करें, लोगों के मुद्दों पर बात करें, एक दूसरे को बांटने का काम ना करें। ताकि हर स्टेट में कहीं ना कहीं अब हैवी होती जा रही है, और इसका सीधा कारण मैं मानता हूं कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इन चीजों को बढ़ावा देकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसा जहर मेरा मानना है कि नहीं उगलना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बात तो करते हैं कि अधिकार है लोगों का। जब अधिकार की बात आप लोग कर रहे हो तो निश्चित तौर पर उन्हें उनका अधिकार एक सुरक्षित तो रहने दीजिए। आप अपना विजन बताइए कि हमारा एजेंडा ये है, हमारा विजन ये है, तो निश्चित तौर पर तमाम पार्टियों को अपना विजन बताना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे मुद्दे हैं
शिक्षा का मुद्दा है, निश्चित तौर पर इस पर काम करने की जरूरत है। बेरोजगारी का मुद्दा है, इस पर काम करने की जरूरत है। इतना छोड़िए, लोगों को जो राजनीतिक दल है अगर वो भिखारी बनाना चाहते हैं तो क्या हमारा देश आगे बढ़ सकता है? मेरा मानना यह है कि तमाम संगठनों को अच्छी योजनाओं पर काम करना चाहिए। जो सत्ता में है उसको और ज्यादा जिम्मेदार से काम करना चाहिए। जो सत्ता के विपक्ष में है तो उसको विपक्ष की जिम्मेदारी निभाकर सरकार को चेताने का काम करना चाहिए कि ये योजनाएं जनहित में है, इस पे काम किया जाए। तो बहुत सी चीजें हैं, अगर राजनीति में सुधार होगा, युवा लोग आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर जो परिवर्तन हम चाहते हैं या जनता चाहती है वो होगा। और मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं इन लोगों को समझ है, लेकिन ये भी बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं अपने चक्रव्यूह में हैं ये लोग, उससे एक कृषि से ज्यादा नहीं जा सकते। लेकिन इनकी आत्मा भी चाहती है कि कहीं ना कहीं अच्छा काम हो, हम लोग भी अच्छा काम करें ताकि लोगों के अंदर समझ पा रही हूँ आपकी बात को। निश्चित तौर पर बिल्कुल अपील आप लोगों से कर रहे हैं कि भाई लोगों को समझदार होना है, उनको ये करना है। और राजनीतिक पार्टियों के लिए जैसा कि आप लगातार बोल रहे हैं कि भाई समझना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए, तो इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के मुद्दे हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, ये सब बड़े मुद्दे हैं हमारे, इन पर हम काम करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाएंगे और अग्निवीर जैसी योजनाओं को खत्म करेंगे। तो क्या लगता है ज्यादा वजनदार मुद्दे कौन से हैं? ये सभी मुद्दे वाकई में हैं या फिर क्या है? दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। तो मुद्दों का कंपैरिजन अगर आप करें तो एक तुलनात्मक विश्लेषण आपसे चाहूंगी। मैनिफेस्टो पढ़ा था, बीजेपी का भी देखा और कांग्रेस का भी देखा था। बहुत सी बिंदु है जो कांग्रेस के ठीक है और बहुत से बिंदु हैं जो बीजेपी के ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि काम कब होगा? ये तो एक लाभ देने की बात है। अभी हम दीदी 1 लाख वाली दीदी बनाएंगे, अच्छी बात है जी बनाओ। वो कह रहे हैं कि हर महिला के खाते में हम पैसा डालेंगे, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब पंजाब में जिस प्रकार से जब सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, तो 1000 का हर महिला के खाते में इन्होंने डालने की बात कही थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ वादा। इसके अलावा माइनिंग का एक इश्यू था पंजाब के अंदर, वो इनका पूरा नहीं हुआ। मुझे लगता है, मानो मेरा एक अनुभव है क्योंकि मैं पंजाब से 7 राज्यों में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे काम होना चाहिए था। आप लोग या नेता लोग वादा उतना करें जितना वादा को निभा सके। अगर सरकार की ओर से शर्मा जी अगर यहाँ कोई बटन या ऐसी बात रखे जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो उतनी ही बात रखी जाए जितनी बात निभाई जा सके, सरकार के द्वारा निभा दी जाए। तो मुझे लगेगा कि राजनीति में फर्क पड़ गया। अगर गोल गोल बातों को घुमाकर हम लोग अगर चर्चा सकारात्मक नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे तो कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आम आदमी पे चढ़ के बोलते रहेंगे तो सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि मुद्दों पर बात होनी चाहिए। एजेंडे हर पार्टी के अपने अपने होते हैं। कांग्रेस के अपना मैनिफेस्टो है और कांग्रेस के अलावा बीजेपी का अपना है, आम आदमी अपना है। ये लोग तय करेंगे, हम लोग भी नहीं है। ये लोग तय करेंगे कि किन के एजेंडे, किन के बिंदु हैवी हैं। जो हैवी होंगे उसको लोग अपना वोट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए ठीक है। अभिता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है। हाँ, तो इन्होंने बड़ी बात कही है कमल जी ने। उन्होंने कहा है कि वादा तो कर लेते हैं, पंजाब में आपने पैसे देने की बात कही थी, पंजाब में आपने माइनिंग की बात कही थी, तो पूरा कब तक करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं उनको ये बात कह सकती हूँ, और जैसे केजरीवाल जी का स्वभाव और अब तक की उनकी राजनीतिक अगर करियर देख ले, तो जैसे अगर आप देखते हैं पीछे जब दिल्ली का बिल आया था, जहां पर इन्होंने हमें जो प्रशासनिक सेवा थी उनको, उनके थ्रू ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को हम बेहतर बना सके और काम कर सके, उस काम को भी ये इन्होंने ऑर्डिनेंस बिल जो कि रात को अध्यादेश ला करके बदल दिया। तो एक तो मैं कमल जी को ये बताना, निश्चित रूप से हाँ हम स्लो है, हम नहीं कर पा रहे हैं, पर हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे कि जिस तरीके की जो पुरानी पार्टियां हैं उन्होंने एक सिस्टम है, एक अर्थव्यवस्था होती है, उसको ट्रैक पे लाना, उसको इतना खत्म कर दिया है, इतना मुश्किल होता है चैलेंज। और जिस तरीके से मतलब पंजाब में उन्होंने हर घर पे ही राशन देने का एक इनोवेटिव तरीका कि आपको लाइन में नहीं लगना है, घर पर पहुंचेगा, डोर टू डोर का सर्विस का स्टार्ट किया है। और मैं कमल जी को और बताना चाहूंगी कि थर्मल प्लांट
और गवर्नमेंट ये बीजेपी वाले या दूसरे सेल वेल इन्होंने पता नहीं सब कुछ रेल। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके विकास के आड़े आ रहे हैं बीजेपी वाले? हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ डेफिनेटली, देखिए हम जो कह रहे थे उसको करने में एक समय है। आज जो राजनीतिक चुनौतियां हैं और जमीनी स्तर पर भी चुनौतियां हैं, ठीक है, जिसको एक पूरा सिस्टम इन्होंने खराब कर दिया। 75 सालों तक जो एक सिस्टम आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। शिक्षा के स्तर में लगा लो या किसी तरीके से आप लगा लो, जो आना चाहिए था उसको लाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, ठीक है। और हमें काम करने दिए जाए। आप भी जानते हैं कमल जी, जिस तरीके से हमारे नेताओं को ये पीछे पड़ गए हैं। हाँ जी, बजट की कहीं कमी पड़ रही है क्या? इस चीज में रोड़ा आ रहा है? देखिए बजट की सेंटर से, यस डेफिनेटली, इवन सेंटर आप देख सकते हो कि सेंटर बजट ही नहीं देती है अगर कोई विपक्ष पार्टी किसी स्टेट में है। और दूसरा, काम को भी रोकने का इनका अलग अलग तरीका ये करते हैं। ये आप ये सोचिए, आप विपक्ष पार्टियों को छोड़िए, ये नॉर्मल जो किसान है वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, कोई पेपर लीक हो जाता है तो कोई नहीं करने दे रहे। आपकी बात जानने की जाननी, वहाँ क्या हो रहा है वो सब हमारी नजर में है। लेकिन शर्मा जी, अब आपसे जवाब चाहूंगी, कोई बीच में मत बोलिएगा। शर्मा जी, विकास के आड़े हारे हैं बीजेपी वाले, हम काम करना चाह रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, सेंटर से बजट अटका रहे हैं, ये तमाम सारे आरोप। देखो, इन फ्री के चक्कर में तो सब बता दिया, ये फ्री वो फ्री, ये फ्री वो फ्री, फ्री में तो फिर बजट कहाँ से आएगा? अच्छा, लास्ट में दाने आगे के डरना तो कुछ आते नहीं। पंजाब के युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, वहां नशे में धकेल दिया। हरियाणा, इसमें दिल्ली में इनका यही हाल है। इन्होंने वो बजट कहाँ से आ गया जो सीएम मोदी पे, उसके रख रखाव पे, उसका उसके ऊपर इन्होंने 45 करोड़ रुपये खर्च कर दिया, वो कहाँ से आ गया? पहले भी तो सीएम का रेजिडेंस था, उसमें पर्दे इतने महंगे पर्दे आ गए, इतना महंगा फर्नीचर आ गया। पहले तो केजरीवाल जी कहते थे इस कुर्सी में कोई दिक्कत है, इस कुर्सी में कोई दिक्कत है, उस कुर्सी पे बैठते इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया, भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो गया। अरे आप नौटंकी कर रहा है कि ये तो जी उनने करवा दिया, ये तो उनने करवा दिया। अरे तेरे कर्मों ने करवाया है, तेरे को शराब ले बेटा पुजारियों का, है ना, ग्रंथियों की तो तनख्वाह बांध दी, पुजारियों की ग्रंथियों की तनख्वाह नहीं बांधी तेने, मौलवियों की तो तनख्वाह बांध दी। ग्रंथियों ने, पुजारियों ने क्या कसूर किया है? वो शराब देंगे और क्या करेंगे? इन्होंने ये दोहरा जो मापदंड अपनाया है ना, एक धर्म विशेष का इन्होंने वहाँ पे वो क्या नाम आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये शराब उनको ले बैठा, एक दलित की बेटी जो एक उनको मार दिया था सरेआम, उस दलित के घर में आंसू पहुंचना नहीं गया। अच्छा होता 1 करोड़ रुपये उस परिवार का देता सहायता के रूप में, उस परिवार के आंसू पहुंचता, उस परिवार को ढांढ देता। और विशेष धर्म का कोई आदमी इस बात से कोई मारा जाता है, उसके साथ घटना घट जाती है, 1 करोड़ रुपये जाकर उसके घर में आर्थिक खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बीच में मत बोलिएगा। आपके मुद्दे पूरे नहीं हो पाए थे, पहले मुद्दों को रखिए, उसके बाद से अगली बात मैं आपसे करूंगी। अग्निवीर पर 8 के थे आप। जो 30 लाख जॉब सेंटर में खाली पड़ी हैं, उनको भरने का काम करेंगे। ठीक, हमने ये भी कहा था कि जो 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको अप्रेंटिसशिप देने के लिए पढ़ने वाले बच्चों को 1 लाख रुपया देंगे, क्योंकि वो बच्चे पढ़ पाए। हमने ये भी कहा है कि जो गिग में काम करने वाले डिलीवरी बॉय होते हैं उनके लिए भी जो है हम 5,000 करोड़ का फंड बनाएंगे, जिससे उनके स्टार्टअप को अमाउंट देने का काम करेंगे। हमने ये भी कहा जो पेपर लीक होते हैं पूरे देश के अंदर, जो बीजेपी करवा रही है, उन पेपर लीक करने वालों के ऊपर एक कानून बनाएंगे और एक जॉब कैलेंडर भी बनाएंगे कि ये बेईमानी जो है वो बंद की जाएगी। जिस तरीके से पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया बीजेपी ने। हमने ये भी कहा कि हम जो है 5 न्याय के साथ साथ बहुत सारी घोषणाएं हमने अपने न्याय पत्र में की हैं। उनमें हमने कहा है कि जितनी जॉब्स हैं वो लोगों को प्रॉपरली दी जाएगी और फौज की भर्ती प्रॉपरली की जाएगी, और जो स्कूल इन्होंने बंद किए हैं उन स्कूलों को दोबारा खोलने का काम करेंगे।
आज केवल हरियाणा अगर प्रदेश में देखा जाए तो 5000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने 9.5 साल में। अगर गुजरात में देखा जाए तो और भी बड़ा डाटा है, करीबन 15,000 स्कूल बंद कर दिए गुजरात के अंदर। और अगर देश में देखा जाए तो कितने हजारों स्कूल जो बंद किए हैं उनको दोबारा से खोलने का काम करेंगे हम। ये भी हमने कहा है कि जिस तरीके से इनकी योजनाएं थी हरियाणा के ऊपर, जो एक भी काम नहीं किया खट्टर साहब ने, और मोदी जी को खुद खट्टर साहब को हटाना पड़ा। हम जो है जो इन्होंने हमारे किए हुए काम और हरियाणा को नंबर 1 बनाने का हमने काम किया था, उसको जो महंगाई और क्राइम और उसमें नंबर 1 किया है, उसको ठीक करने का काम करेंगे हम। हरियाणा के अंदर पहले बिजली के कितने प्लांट लगाए थे, 10,000 मेगावाट तक की बिजली पैदा होती थी, उसको उससे और बढ़ाने का भी काम करेंगे। हमने ये कहा है कि जो हरियाणा की 2 लाख जॉब जो है खाली पड़ी है उनको भी भरने का काम करेंगे। अब हम तो मुद्दों की बात करते हैं, ये क्या बात करते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये किस बात का आकलन करते हैं। तो कुछ समय पहले तक हिमाचल में जो युवा प्रदर्शन कर रहे थे रिजल्ट घोषित करने के लिए, उन सब के लिए क्या कहेंगे, एक बार उस पर टिप्पणी चाहूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी मैं। मैं तो आपको कह रहा हूं, जहां जहां किसी को तकलीफ है, जहां जहां किसी को प्रॉब्लम है, उस काम को ठीक करने का कांग्रेस काम कर रही है। टाइम लगता है, इन्होंने इतने खड्डे खोदे हैं, उनको भरने के लिए, उनको ठीक करने के लिए टाइम तो लगेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि फ्री में देंगे हम। सुनिए, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं फ्री में शिक्षा देंगे, फ्री में स्वास्थ्य देंगे। तो ये फ्री का गठबंधन के तौर पर आप समर्थन करते हैं या फिर स्वतंत्र पार्टी होने के नाते समर्थन करते हैं? देखिए, हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल और बाकी देश के गवर्नमेंट स्कूल ऑलमोस्ट जो है वो बहुत ही जैसे कम अमाउंट के ऊपर शिक्षा देने का काम करते हैं, फ्री जैसा ही है वो। लेकिन इसको बढ़ाने का काम करेंगे। जो स्कूल बीजेपी ने बंद किए हैं हरियाणा के अंदर 5,000 स्कूल, बीजेपी कुछ कर रही है वहां पर। बीजेपी ने 5,000 स्कूल बंद कर दिए, टीचरों की भर्ती बंद कर दी। एक HKRN रोजगार डिप्लॉयमेंट कंट्रेक्चुअल लेकर के आए हैं पॉलिसी, उसको कहते हैं HKRN। सुनिए मेरी बात सुनिए ना, ये लेके एक पॉलिसी आए हैं, उसका नाम है HKRN। वो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। उसके अंदर ये डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसको पढ़िए आप, उसके ऊपर लिखा हुआ है डिप्लॉयमेंट कंट्रैक्चुअल पॉलिसी 2022। उसके अंदर ये है कि उस जो ठेकेदारी प्रथा है वो सरकार ने शुरू कर दी, उस ठेकेदारी प्रथा को हम बंद कर देंगे, हम प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देंगे। इन्होंने डिप्लॉयमेंट शुरू करी थी, हमने एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं बड़े क्लैरिटी पे हैं। आप सारी चीजों को निकालें, आप चेक करिएगा कितना झूठ बोलते हैं जनता के साथ। इनका सारा झूठ उजागर करेंगे और सही चीज जो है लोगों को सिस्टम के वाइज जो पहले देते आ रहे थे, जिससे हरियाणा नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, उस चीज को दोबारा बढ़ावा दे करके हम दोबारा से लाएंगे। इन्होंने तो कर दिया बेरोजगारी में नंबर 1, क्राइम में नंबर 1। हम उस चीज को ठीक करके दोबारा से अपनी पटरी पर चढ़ाएंगे गाड़ी को। ठीक है। कमल जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। यहाँ पर मुद्दे सुने आपने, सभी के सुने, अपने अपने मुद्दे हैं, आपने उस पर टिप्पणी भी की। एक फ्री वाली जो बात आती है जहां पर, तो एक लोकतंत्र के विकास के लिए फ्री में लोगों को कोई भी चीज देना, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, चाहे जो भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रहे हैं उसकी बात करें, उसके अन्यथा भी अगर कोई चीज बात करें, जैसा कि शिक्षा और बिजली वगैरह की बात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कर रही है, तो ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में क्या ये जो फ्री वाली जो मेथड है वो काम आएगी? क्या ये लोकतंत्र के विकास के लिए सही साबित होगी? क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि आज जनता इन चीजों को क्यों कर रही है, जनता को नीड क्यों है, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। क्योंकि जनता के पास जो आर्थिक व्यवस्था है उनकी, वो मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए वो चाहती है कि कहीं से भी उनका जुगाड़ बने, घर की रोटी चल जाए, व्यवस्था हो जाए। बिजली के बिल पंजाब में भी 300 यूनिट फ्री है, लेकिन 301 यूनिट आते ही वो तमाम 301 का ही बिल आ जाता है। ऐसे ही मान लो कुछ चीजें दिखावा ज्यादा है लेकिन उसका लाभ कम है। तो मेरा मानना ये है कि बेशक सुविधाएं लोगों को दी जाए, लेकिन उसका एक रूट तैयार हो। तमाम लोग जो डिजर्विंग लोग हैं उनको एक रूट हो, उनको उस योजना के लिए भी मारा ना सुनना पड़े।
ऐसा मास्टर प्लान तैयार हो। कोई भी योजना अगर जनहित में है, अगर देखो मुझे लगता है कि विदेशों में हम देखते हैं कि शिक्षा और शिक्षा दोनों एक सरकार की जिम्मेवारी है। अगर इंडिया में भी ये व्यवस्था होती है तो क्या बुराई बात है। हालांकि आयुष्मान कार्ड जो है वो दूसरा एक रूप दिया गया है इसका, लेकिन उसके अंदर भी अब आप 5 लाख का इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतना वो चीजें खामियां हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने सही में लोगों को कुछ देना है तो उनके आर्थिक सुधार पर आप लोग क्या कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग हैं वो अपनी आर्थिक दशा सुधारने की ओर अपना काम कर रहे हैं। तभी तो बेरोजगारी का जिक्र होता है, तभी तो क्राइम की जो रेशो बढ़ रही है उसका जिक्र होता है। इसके पीछे कारण क्या है? क्या इन सरकारों ने क्या इस पर मंथन किया है? क्योंकि बहुत सी गरीबी, बहुत से ऐसे लोग जिसे रोजगार नहीं है, वो नशे की चपेट में युवा आने लग गया। इस पर काम करने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि वो इस दिशा में दिशाहीन कैसे हो रहा है। अगर इन चीजों पे सरकारें काम करें, मुझे लगता है कि अच्छा एक रिजल्ट, बेशक सरकार कांग्रेस की हो, बेशक सरकार बीजेपी या आम आदमी पार्टी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि जब कहने की बातें कुछ हो और करने में कुछ और हो, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश का जो एक वोटर है, हमारे देश का एक नागरिक है, उसके साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं हो रहा। उसको प्रधान में वादे तो किए जा रहे हैं उसके साथ, लेकिन उसको जो उसका हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ऐसा मेरा मानना है। योजनाएं बने, जनहित में बने। हरी एक शब्द ऐसा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को भीख दे रहे हैं। हालांकि दूसरा रूप ये भी तो है ना कि जो सरकारों के पास पैसा है वो भी तो देश की जनता का ही पैसा है ना। उसको देने के लिए ये कैसे गुणगान कर सकते हैं कि हम दे रहे हैं? कोई भी पार्टी हो इसमें, वो जनता का पैसा है, जनता के पैसे की योजनाएं हैं। उस योजना के तहत आम लोगों के भले के लिए क्या हो रहा है और कितना सही हो रहा है, इसका मंथन करने की जरूरत है। ठीक है कमल जी। शर्मा जी आपके पास आऊंगी, इसके बाद से अविता जी आपके पास आऊंगी। शर्मा जी, सवाल मेरा ये है, जैसे कि कमल जी बोल रहे थे कि योजनाएं हैं लागू आपने कर दी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दिखावा है। एक जो व्यवस्था पीछे से लचर हो रही है, जो व्यवस्थाएं कम है, जितना बढ़ा चढ़ाकर उसे दिखाया गया उस तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। और यदि कुछ दिया भी जा रहा है जनता को तो वो जनता का ही पैसा है, तो इसमें इतना दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, जो दिखावा कहीं है वो जनता जनार्दन है। आप अच्छा काम करोगे वो अपना आप आपकी उसकी कार्य की तरह ना करेगी। अब मेरे भाई हैं बिगड़ा का, ये बार बार उसकी कौशल रोजगार की बात कर रहे थे, ये बेरोजगारी की बात कर रहे थे। मैं इनको बताना चाहूंगा, आपको भी मालूम है क्योंकि हरियाणा के बारे में आप काफी जानते हैं, और बहन जी बैठी हमारी तो भाई साहब भी बैठे हैं, सबको मालूम है इनके टाइम में सरकारी भर्तियां कैसे होती थी। इनके टाइम में जातिगत आधार में मुख्यमंत्री अपने जाति के लोगों को ज्यादा नौकरी लगाता था, अपने क्षेत्र के लोगों को ज्यादा नौकरी लगाता था, अपने परिवार के लोगों को भाई भतीजावाद, तो इस आधार पर इनके यहाँ नौकरियां मिलती थी। अब आप देखिए, आप जो भी इनके टाइम में चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप उनके क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग नौकरी क्यों लगी? क्या मेरिट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, उसी क्षेत्र में सबसे बढ़ते हैं? 89 हल्कों के बालक और नहीं पढ़ते क्या? एक बात। नंबर 2 बात, इसमें भाई ने बात की कौशल रोजगार निगम के बारे में। इनके टाइम में क्या होता था, ये जो ठेकेदारी प्रथा थी, ये अपने क्षेत्रों को ठेका दे देते थे हर डिपार्टमेंट का, और उसके फिर पैसे लेकर भर्ती कर देते थे। 1-2-4 महीने बाद फिर उसको धक्का मार देते, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराते, ना उसकी तनख्वाह देते, फिर दूसरे को लगा लेते पैसे लेके। हमने इस ठेकेदारी प्रथा को बंद किया। वो इसको ठेकेदारी प्रथा बता रहे हैं, वो डिप्लॉयमेंट बता रहे हैं इसको एम्प्लॉयमेंट की जगह। नहीं, उसको वो सुविधा मिल रही है जो सरकारी कर्मचारी को मिलती है। इसको पता नहीं इस बात को, इसके भाई को, क्योंकि इनकी तो दुकान बंद हो गई ना। इनको तो दुकान चलती थी पैसे लेने की, वो उसको लगाया, उसके पैसे ले लिए, 2 महीने बाद दूसरे को लगा दिया, उसके पैसे ले लिए, तो इनकी दुकानदारी बंद होगी। और मनोहर लाल ने एक बहुत अच्छी पहल करी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इन सभी बातों से ऊपर उठकर मेरिट का आधार पर नौकरियां दी। आज किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, गरीब का बच्चा, जिसकी 3 मिनट खाली चली गई, जिसको चपरासी भी नहीं लगा था, जिसके पास में जुलाने तक का भाड़ा नहीं था, आज कैलाशवन अफसर लग रहा है। अपना अपने गौरव की बात है, 5 लाख तक का बीमा हो रहा है, 5 लाख तक का इलाज फ्री है उसका, ये अपना अपने गौरव की बात है। और ये चीज इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
आप हर गांव में जाइए, किसी गांव के 5 बच्चे लग रहे हैं, किसी गांव के 10 बच्चे लग रहे हैं, किसी गांव के 50 बच्चे लग रहे हैं, जिनके पास में 3 रोज तक का भाड़ा नहीं, आज उस घर का बच्चा थानेदार लग रहा है, आज उस घर का बच्चा क्लास वन अफसर लग रहा है। इनके टाइम में कोटा चलता था, इनके टाइम में सीएम कोटा, एमपी कोटा, एमएलए कोटा, मंत्री कोटा, क्या होता था वो सबके बंद कर सामने। दिया हमने। रोकूंगी, यहाँ पर समय की थोड़ा सा कमी है अभी। ठीक है, समय की थोड़ा सा कमी है, लौटूंगी आपके पास। अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया बीच में मत बोलिएगा। केवल जी आपके पास भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले अभिता जी आपसे सवाल। दिखावा हो रहा है क्योंकि आपने फ्री बिजली देने की बात तो कर दी, लेकिन जब वो 1 यूनिट भी आगे बढ़ता है तो वो फिर पूरा पैसा ले लेता है। तो ये जो व्यवस्थाएं थोड़ा सा डगमगाती हुई नजर आ रही हैं। आपने कह तो दिया कि भाई ये मूलभूत सुविधाएं हैं, और जनता के लिए अच्छी बात भी है कि अगर उनको कुछ मिल रहा है जो उनकी मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनको पूरा करने के लिए सहयोग कर रहा है। लेकिन ये जो बीच में गड़बड़ी हो रही है कि 1 यूनिट भी बढ़ गया तो फिर पूरा बिजली का बिल दे देना, तो ये कमी मानते हुए इसको सुधार पर क्या काम हो रहा है? और दूसरी चीज, रोजगार आपने नहीं बोला, रोजगार को लेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप रोजगार को लेकर के आम आदमी पार्टी का मैप थोड़ा सा समझाइए यहाँ पर। जी देखिए, सबसे पहली बात तो अगर जैसे आप दिल्ली में हम कितने 3 बार हमारी सरकार आ चुकी है और हमने जो काम किया है, तो जब पहले जो दिल्ली सरकार का बजट था वो डेफिसिट में था, घाटे में था, और जब से आम आदमी पार्टी आई है तब सरप्लस में हुआ है, एक बात। दूसरी बात, आप अगर बेरोजगारी दर है वो आप देखिए जहाँ पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रही है, वही दिल्ली में अभी रिसेंटली जो सर्वे आया है वहां पे पूरे दिल्ली के अंदर बेरोजगारी घटी है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप पूरे देश में जो दिल्ली है वहां पर न्यूनतम जो वेजेस है या सैलरी है, तनख्वाह है, वो 18,000 मिलती है। ठीक है, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। तो बेरोजगारी पर अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारी सरकार के तहत ये हमने करके दिखाया है। हम बात नहीं कर रहे हैं, जुमले नहीं फेंक रहे हैं दूसरी पार्टियों की तरह, ये हमने काम किया है। एक सरकार के घाटे के बजट को कैसे मुनाफे में लाया जा सकता है। और राजनीति देखिए, जब सरकारें आती हैं, हम बिजनेस क्लास नहीं होते। राजनीति में जो सरकारें आती हैं उनका काम ही जनता को फ्री सेवाएं देना होता है, बट उनको ये सुनिश्चित करना है कि उस फ्री सेवाएं में वो ऐसी कैसी सेवाएं दे जो उनको मतलब लंबे समय तक जो लोगों को मजबूत करे, लोगों को मजबूत करके देश को नंबर 1 कर सके। तो मुझे जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के जो रोड मैप है उस पर इसी को लेकर तो कमल जी कह रहे हैं ना कि जनता का पैसा उन्हीं को दे रहे हैं, तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको फ्री भी नहीं कहा जा सकता। जनता के पैसे को आप कितनी बेहतरीन तरीके से जनता को दे रहे हैं, ये भी तो देखिए। जनता को आप जब सक्षम करते हैं, उनको उनके चुनाव लेने में अंधभक्ति से बरगला के नहीं, उनको चुनाव मतलब उनकी जो डिसीजन लेने की पावर है उसको आप मजबूत करते हैं। और आप ये भी देखिए ना कि 300 से अगर ऊपर बिल आएगा, हमने अनागरल बिल माफ नहीं किए, हमने वहां तक, क्योंकि देखिए हम ये भी मानते हैं कि एनवायरमेंट या वातावरण अनुकूल व्यक्ति नागरिक समझे कि आप 300 तक अगर करते हैं तो आपको फ्री है, उससे ऊपर करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सब कुछ हम फ्री नहीं दे सकते, हम वहां तक दे सकते हैं जहां तक हम लोगों को या जो नागरिक है उनको मानव संसाधनों को मजबूत कर सके। तो इसलिए वो दी गई है। और ऐसा विदेशी जो कंट्री है वो भी अपने शिक्षा का मॉडल देख लीजिए या स्वास्थ्य का मॉडल है, वो सब ऐसे किया गया है। और ये करके ही हम नंबर 1 बन सकते हैं। और जो सपना है देखिए, वो अरविंद केजरीवाल जी तो देखते ही हैं, बट उसके आप भी, हम भी, हर कोई चाहता है कि हमारा जो भारत देश है वो नंबर 1 हो। बट उसके लिए एक शिक्षित व्यक्ति अगर एक रोड मैप बनाता है, उसके अंदर एक अच्छी नीयत होती है, नैतिकता होती है, तभी वो वहां तक ले जा सकता है जहां शिक्षा को खुद अभी मैं एक दिन पढ़ रही थी, रघु राजन जी ने ये कहा था कि जो शिक्षा का मॉडल है उसमें जो रिफॉर्म किए उसे बेहतरीन रिफॉर्म मतलब एक बेहतरपूर्ण उदाहरण है। तो आप ये सोचिए, ऐसे व्यक्ति मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने ये किया और कोई फर्जी केस में वो 1 साल से जेल में, तो इस देश में बीजेपी जैसी मानसिकता के लोग सर ये तो अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा केस फर्जी है या फिर कैसा है। ठीक है अभिता जी रोकूंगी आपको, केवल जी आपके पास आते हुए। ठीक है अभिता जी, समय की थोड़ा सा कमी है, लौटूंगी आपके पास अगर समय बचा तो। ठीक है केवल जी, शर्मा जी की बातों का जवाब आप कुछ दे रहे थे, फाइनल कमेंट भी इसको आपका समझूंगी। जी देखिए, ठीक है अभिता जी रोकूंगी, जितना पर्याप्त समय था मैंने आपको दिया। ठीक है कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रख दी। ठीक
परिवारवाद का आरोप तो वो अन्य पार्टियों पर लगाते हैं। खैर ठीक है। राजनीति के जो सांसद है या विधायक है, वो उनके हाथों में पूरे देश का डिसीजन कि पैसा कैसे यूटिलाइज होगा, उनको आप ऐसी सत्ता दे रहे हो। और ये सबसे, देखिए मैं एक बात और आपके देखिए ये अभी गेम चेंजर समय है। चलिए 10 सेकंड में दे रही हूँ आपको, 10 सेकंड दे दीजिए, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। हाँ 10 सेकंड आप भले। देखिए राजनीति का सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम ये है कि क्रिमिनलाइज हो गई है। सबसे ज्यादा लोग आज, अच्छे लोगों का राजनीति में होना बहुत जरूरी है। अच्छे के साथ शिक्षित होना और शिक्षित होने के साथ उनके अंदर नैतिकता होना, तो इन बीजेपी के लोगों के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। तो ये 3-4 चीजें हैं, तो हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आगे आना पड़ेगा। ठीक है कमल जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। केवल जी फाइनल कमेंट आपसे लूंगी, लेकिन कमल जी एक सवाल मेरा भी है। जो ये कौशल विकास की बात हो रही है, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, शायद आप म्यूट हैं। सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आप जो जवाब देना चाह रहे हैं वो तो दीजिए ही दीजिए, लेकिन ये जो हरियाणा में कौशल विकास की बात हो रही है, इस पर लगातार टिप्पणी हो रही है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। बिल्कुल, मैं अभी धर जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि सारी चीजें मुकम्मल होनी चाहिए और भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें इनकी पार्टी हमेशा लेती रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मंत्री भी इनके ही जेल में गए हैं, ये भी इनको ध्यान देना चाहिए। और जनता के साथ साथ पार्टी कैडर के जो नेता हैं उनको भी एक क्लास इनके तमाम बड़े नेताओं को देनी चाहिए कि ऐसा ना हो। पंजाब के मंत्री देखिए, दिल्ली के मंत्री देखिए, जेलों में थे, उसको भी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए। और वहां भी मुझे लगता है, लेकिन वो तो ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई फर्जी केस में फंसाया, फर्जी केस में फंसाया। हाँ चलिए, कुछ भी रहा हो, मान लो। अभिता जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने आपको समझ दिया, मैंने आपको समझ दिया। हम आरोप देश को हम आजाद भी जेल में जाकर के कर रहे हैं, गांधी जी ठीक है ना, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। कमल जी का नंबर है, उन्हें बोलने दीजिए। अभिता जी हो जाते हैं और ये डेफिनेटली ये भरोसा हमें अपने, ठीक है सुनेंगे आपको दोबारा एक बार, उन्हें तो सुन लीजिए। बहुत लंबे समय तक एक व्यक्ति को सुनती भी नहीं है जनता, उन्हें सुनने दीजिए, उन्हें कहने दीजिए अपनी बात। कमल जी अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था कि अभिता जी को ये भी अपने आला नेताओं को कहना चाहिए कि जो पार्टी के अंदर विकार पैदा हुए थे, जो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में अंदर गए थे, तो वो चीजों पर भी सुधार की जरूरत है। अपने नेताओं को भी कहीं ना कहीं एक सबक देने की जरूरत है। जो भ्रष्टाचार के विरोध में सत्ता में दिल्ली में आई, उसके बाद यही भ्रष्टाचार की बातें करके ये लोग पंजाब में आए, तो निश्चित तौर पर अपने आप में भी ध्यान देने की जरूरत है। आज इनका जो सुप्रीमो है वो अंदर है, आरोप जो भी हो वो कोर्ट का मामला है, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव था, कहीं ना कहीं तमाम पार्टियों के नेताओं को भी ये कहीं ना कहीं तय करना होगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। और अच्छे लोगों की कल्पना तो आप सब लोग करते हो कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, तो ये भी कल्पना करना चाहिए कि अच्छे लोगों को पार्टी में रखा जाए। जहां जिसके ऊपर दाग है, कम से कम तमाम पार्टियां उसे साइड किया जा सकता है जब तक उसके दाग दूसरे नहीं है। तो मेरा एक सुझाव था। और दूसरी बात कौशल वाली इसमें की थी, जो कौशल निगम बना है हरियाणा में, जो नौकरियां मैक्सिमम अब कौशल के तहत दी जा रही है निगम के तहत, और यहाँ तक है कि जो एसडीओ तक की भर्तियां भी उसी निगम के तहत कर दी गई है। और एटीआरओ की भर्तियां अभी पीछे निकली थी, तो वो भी कौशल के माध्यम से निकली थी। छोटी नौकरियां, तो ये रोजगार को बढ़ावा दे रही है। अलग अलग थे। सीधे शब्दों में थोड़ा सा समझना चाहेंगे, क्या ये रोजगार को बढ़ावा दे रही है? क्या इससे लोगों को मदद मिल रही है? क्या रोजगार का आंकड़ा ऊपर बढ़ रहा है? देखिए पता क्या है, रोजगार एक सफाई रोजगार है, एक अस्थायी रोजगार है। तो मेरा मानना है कि जो ये रोजगार अब लोगों को दिया जा रहा है, अस्थायी रोजगार है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि स्थायी रोजगार। तो बहुत सी टर्म एंड कंडीशनें हैं, आप जब पॉलिसी को पढ़ेंगे तो तमाम लोगों को पता चल जाएगा। अस्थायी रोजगार की ओर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कदम है। ठीक है, चलिए कमल जी लौटूंगी आपके पास। ढींगरा जी, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं, इस रोजगार वाले मुद्दे पर भी आपकी बात सुनना चाहूंगी और फाइनल कमेंट भी आपका चाहूंगी। देखिए, जो आप अगर इस डिप्लॉयमेंट HKRN की डिप्लॉयमेंट पॉलिसी को आप पढ़ेंगे तो उसके ऊपर सबसे पहला हेडिंग जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022। आप कोई भी गूगल कर लीजिए, आप निकाल लीजिए वो पॉलिसी, आपको पता लग जाएगा कि डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 लिखेंगे तो वो सारी पॉलिसी आपको निकल जाएगी। उसमें 8,000 रुपए जो महीने की दिहाड़ी भी निकल जाएगी, 9,000 रुपए महीने की दिहाड़ी भी निकल जाएगी। अब तो पटवारी भी जो है, क्लर्क भी है, वो और भी सारे कर्मचारी हैं,
वो सारे के सारे कर्मचारी आपको 8, 9, 10 हजार की दिहाड़ी पे काम करते हुए जो उस पॉलिसी के तहत है वो आएंगे इनके हिसाब से। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इस सारी पॉलिसी को रद्द कर देंगे और दोबारा से एम्प्लॉयमेंट शुरू करेंगे। तो आप स्थायी पॉलिसी लाएंगे? स्थायी पॉलिसी लाएंगे? बिल्कुल स्थायी पॉलिसी लाएंगे। स्थायी पॉलिसी हमारी ऑलरेडी थी एम्प्लॉयमेंट की, जो हरियाणा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और HPSC की जो होती है वही लाएंगे। इनकी जो पॉलिसियां हैं जो अस्थायी हैं, जिसको डिप्लॉयमेंट कहा गया है, वो डिप्लॉयमेंट को सारा बंद करेंगे, ठेकेदारी प्रथा को बंद करेंगे। दूसरी बात है, हमने कहा OPS लागू करेंगे जिससे ओल्ड पेंशन स्कीम लोगों को मिल सके, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनको पैसा मिल सके, उनकी घर बार चल सके। गरीब आदमी हो जाता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, उसकी बहुत सारी दिक्कतें होती है, वो ये बीजेपी वाले नहीं समझते। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ठीक है ढींगरा जी, समय की थोड़ा सा कमी है, 10 सेकंड आपके पास, समय की कमी है, समय की थोड़ी सी। तो आप आज की डेट में मोदी जी जाने वाले हैं, इंडिया गठबंधन आने वाला है, क्योंकि ED, CBI, RBI इनकम टैक्स की वजह से इन्होंने बहुत सारा लोगों के ऊपर कर लिया। उसके लिए थोड़ा और इंतजार, 20-25 दिन और है। ठीक है, उसके लिए 4 जून का इंतजार। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस अहम चर्चा में। तो तीसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है, वोटिंग प्रतिशत भी लगातार आपको बता रहे हैं। ऐसे में पार्टियों में जो गहमा गहमी का माहौल है वो भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा, दिन भर महा कवरेज जारी है, सभी सीटों की पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।